हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द इनपुट आउटपुट मेथड। अभी तक हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इनपुट आउटपुट मेथड। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 है उसमें। क्वेश्चन दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड। So this is the question. An input-output table provides a descriptive set of social accounts recording purchases by and sales from the different sectors of the economy distinguished. Explain. देखिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, दैट इज द इनपुट आउटपुट टेबल। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल क्या होता है, क्या प्रोवाइड करता है, वो सारा बताया है उन्होंने खुद ही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको टेबल को यूज करना है और ये सारा इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप सिलेबस भी देख लीजिए एक बार, हम यहाँ पे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग। देखिए, अभी तक अगर हम टॉपिक की भी बात नहीं करें, अगर एक जनरल आइडिया पे बात करें, तो आप सबको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेट्स से ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में काफी सारे सेक्टर हैं, हम एक सेक्टर को पकड़ते हैं। लेट्स से मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूं, तो एग्रीकल्चर से काफी सारा प्रोडक्ट आता है जो हम लोग सारे कंज्यूम करते हैं। लेट्स से एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पास क्या आया, हमारे पास वीट आया। तो वीट जब हमारे पास आ रहा है, वीट हमारे लिए क्या बनेगा, वीट इज अ पार्ट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप लोगों के घर पे गेहूं कंज्यूम होता है, आटा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वीट हमारे लिए क्या बन गया, कंजप्शन बन गया। इसी वीट की अगर मैं बात करूं, यही वीट आप लोग देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज जहां पे वीट का से आटा बनता है, वहां पे ये फैक्ट्री उन फैक्ट्रीज में भी ये जा रहा है। इसका मतलब यही वीट आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहा है। अगर मैं इसी वीट की फिर से बात करूं, ये उन इंडस्ट्रीज में भी, उन फैक्ट्रीज में भी जाएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे आपके बेकरी प्लांट्स होंगे। ठीक है, यही वीट आपका होटल में भी जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर मैंने बात की, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आउटपुट था, वीट आउटपुट था एग्रीकल्चर का, बट ये इनपुट बना बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बना। तो इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर, इनपुट आउटपुट टेबल के अंदर हम लोग यही बात करेंगे। जो इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग है, बेसिकली वो हमें यही बताती है कि एक जगह का हमारा आउटपुट जो है वो कहीं और जाकर क्या बनेगा, किसी और सेक्टर के लिए वो क्या बनने वाला है, दैट बिकम्स एन इनपुट फॉर सम अदर इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम जब इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारे जो सेक्टर्स है इकोनॉमी में, दे आर इंटरडिपेंडेंट। मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड इंटरडिपेंडेंट, कि यहाँ पे जो इकोनॉमी के हमारे सेक्टर्स हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो आइसोलेशन पे काम नहीं कर रहे। क्लियर? Please read it. The input-output analysis tells us that there are industrial interrelationship and interdependence in the economic system as a whole. The input of one industry are the outputs of another industry and vice versa, so that their mutual relationship leads to equilibrium between supply and demand in the economy as a whole. अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, जब एग्रीकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चर में जब वीट किसी मिल में जा रहा है, तो जो वहां पे फ्लोर मिल है वो क्या कर रही है, क्या वो जो एग्रीकल्चर से सेक्टर से जो उसने वीट उठाया, क्या उसी को एज इट इज सप्लाई करा, नहीं करा। तो उस समय जो वीट एग्रीकल्चर टू मिल में पहुंचा, वो क्या था, दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड, that is an intermediate good for the wheat industry। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो या कोई भी सेक्टर हो, कुछ कुछ जो चंक है प्रोडक्ट का, दैट इज इंटरमीडिएट, और कुछ फाइनल कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होके समझाती हूँ, हम लोग
आटे की बात करते हैं, ठीक है। मिल ने क्या किया, अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आटा। अब जो हमारे पास व्हीट फ्लोर है, उस व्हीट फ्लोर को अगर आप बेकरी में यूज कर रहे हो, इसका मतलब बेकरी में आप आटा तो नहीं बेच रहे, बेकरी में अब आप क्या बेच रहे हो, नाउ यू आर सेलिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। केक सेल कर रहे हैं या कोई और बिस्किट सेल कर रहे हैं या कोई भी बेकरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस समय जो ये व्हीट फ्लोर है ये क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड बनेगा फॉर बेकरी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये व्हीट फ्लोर को किसी रेस्टोरेंट को सेल कर रही हूं, तो उस रेस्टोरेंट के लिए ये क्या बन जाएगा, अगेन उस रेस्टोरेंट के लिए ये बनेगा इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर यही गेहूं का आटा आपके घर पे आता है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग फाइनल कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब घर पे यूज हो रहा है तो ये किसके लिए हो रहा है, इट इज फॉर द फाइनल कंजप्शन। तो हम लोगों ने देखा कि एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट भी हो सकता है और वही सेम गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है, ठीक है। फाइनल कंजप्शन के लिए भी हो सकता है और इंटरमीडिएट के लिए भी हो सकता है। तो इनपुट आउटपुट टेबल में हम बेसिकली यही बोलते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है दैट कैन बी इंटरमीडिएट और दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फाइनल कंजप्शन। अब इस इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड को हम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखते हैं। डिमांड साइड पे डिमांड डिमांड किसकी आ रही है, फाइनल गुड की। यहाँ पे डिमांड साइड पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिमांड फॉर द फाइनल गुड, ठीक है। तो डिमांड में आप लोग क्या रिलेट करेंगे, डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स। और जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सप्लाई की क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल के अंदर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी सेक्टर के, हम उसको डिमांड और सप्लाई साइड के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम डिमांड साइड की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनल गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनल कंजप्शन में जो आपके घर पे आटा आ रहा है दैट इज फॉर फाइनल कंजप्शन। अब आप उससे कोई प्रोडक्ट बना के तो सेल करोगे नहीं, ठीक है। लाइक वाइज हमने इंटरमीडिएट में देखा, बेकरी की एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, आप रेस्टोरेंट की एग्जांपल समझ सकते हैं। क्लियर। अब मैं आप लोगों के साथ एक टेबल बना रही हूँ, ये वही टेबल है जो हमारा एमएल जिंकन में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्लीज क्रैम नहीं करनी है हमें वैल्यू, क्योंकि क्रैम करोगे तो गलत करके आओगे एग्जाम में। अभी मैं हेडिंग नहीं लिख रही हूँ, हेडिंग मैं लास्ट में लिखूंगी। मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ कि लेट से मेरा एक सेक्टर है एग्रीकल्चर, जो क्या कर रहा है, जो बाकी सेक्टर्स को क्या कर रहा है, अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इनपुट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो फाइनल गुड्स की तरह प्रोवाइड कर रहा है। एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स और फाइनल डिमांड, एंड फाइनली जो आउटपुट था एग्रीकल्चर का। लेट से हम लोगों ने क्या बोला, एग्रीकल्चर में जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज 42। एग्रीकल्चर में टोटल जो प्रोडक्शन है वो 42 है। इस 42 में से कुछ डिमांड आ रही है फाइनल गुड्स के लिए, फाइनल कंजप्शन के लिए। लेट से यहाँ पे जो टेबल पे वैल्यू है दैट इज 22। एक टेबल में आपको ये समझा रही हूँ, इसी को अभी हम वैल्यूज चेंज करके भी मैं आपको दिखा दूंगी, क्लास शॉर्ट है, हम देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अब एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहां से कोई भी डिमांड नहीं हो रही, हमने बोला 22 कहां चला गया, फॉर फाइनल डिमांड। लेट्स से आपका जो 15 है वो कहां चला गया, मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे अभी हमने देखा बेकरी के लिए जाएगा या किसी और चीज के लिए जाएगा। अब 42 में से 22 माइनस करो, हमारा क्या आएगा, 20 माइनस 15, 5। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या वैल्यू बची, 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, दीज आर व्हाट, इनपुट्स, इनपुट टू एग्रीकल्चर, इनपुट टू मैन्युफैक्चरिंग, इनपुट टू अदर्स, और दिस इज द फाइनल डिमांड। उसी तरीके से हमारा एक और सेक्टर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, लेट्स से दैट इज 45।
अब 45 में से हमने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। इट इज नॉट कि मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं जाएगा, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए है। जैसे आपने बुक में भी पढ़ा होगा, जब यहाँ पे कोल और स्टील की बात हो रही है तो दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखना बुक में मैन्युफैक्चरिंग टू एग्रीकल्चर क्या बोला, 12, ठीक है। और कोई एक और वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज लेस देन 45 माइनस 12, 33 से कम। लेट से यहाँ पे जो वैल्यू दी भी हुई है बुक में 17 माइनस 17 कितना होगा, इट इज 16। तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनल डिमांड क्या आ गई, 16। कोई भी एक वैल्यू आप बाद में देखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से पूरा इस हिसाब से देखना। अब हमारा थर्ड क्या लिखा है, अदर्स, ठीक है। थर्ड हमारा क्या लिखा है, अदर्स। अदर्स जो बाकी सेक्टर्स हैं उससे उन्होंने बोला कि जो टोटल आउटपुट है लेट्स से दैट इज 50 प्रोडक्शन हो रहा है बाकी सारे सेक्टर से। इस 50 से जो फाइनल डिमांड है दैट इज 30, कितनी है, 30। अब यहां से 50 माइनस 30 20, इसका मतलब हम यहाँ पे अदर्स में तो आप लोगों ने लिखा डैश, जैसे हमने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में लिखा। अब 20 को आपने इन दोनों में डिवाइड करना है। लेट से यहाँ पे बोला एग्रीकल्चर पे 7 है, अब माइनस 7, सॉरी इट इज 8 है बुक में, 20 माइनस 8, तो यहाँ पे जो मेरी एक वैल्यू बचेगी ऑटोमेटिकली दैट वैल्यू विल बिकम 12, यही बनेगा। अब हमारा बचा इंपोर्ट्स और प्राइमरी इनपुट्स। देखिए यहां तक आते आते आप वैल्यूज को बिल्कुल सोच समझ के लिखोगे, ठीक है। कैसे सोचना है ये समझे, यहाँ पे समझना क्या है, डायग्राम अब बनाते समय टेबल को देखिए, हमारा जो ये दिस इज द कॉलम। अब जो कॉलम है, कॉलम आपका बेसिकली क्या बता रहा है, कॉलम आपका बता रहा है परचेज, कॉलम क्या बता रहा है, परचेज। और हमारी जो रो है, हमारी जो रो है, कोई भी रो हमें क्या बता रही है, रो हमें बता रही है सेल, कि जो हम बाकी यूनिट्स को, बाकी सेक्टर्स को जो हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रो हमारा क्या बता रहा है, सेल। तो अल्टीमेटली याद रखना सेल और परचेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेल और परचेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू इंसर्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू और इस वैल्यू को, प्राइमरी इनपुट्स की जो वैल्यू है उन दोनों को मैं एडअप करूंगी तो मेरा 42 यहाँ पे आना चाहिए। तो इस वैल्यू को सोचने से पहले लास्ट टू एंट्रीज को मैं यहाँ पे लिखूंगी 42, फिर मेरा क्या था 45, 50, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे वैल्यूज को देखकर लिखना पड़ेगा। लेट से इंपोर्ट्स को इन्होंने क्या लिखा, इंपोर्ट्स को इन्होंने लिखा हुआ है 7, तो अब एड अप करो 12 प्लस 8, 20, 20 प्लस 7, 27, हमें क्या बनाना है 42, 42 माइनस 27 क्या बनेगा, इट कम्स टू बी 15। तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखूंगी 15, ठीक है। मैं क्यों ऐसा लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे एडअप करना है, मुझे जब एग्जाम में लिखना है तो अटेम्पटेशन भी तो देखना है। लाइकवाइज यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है, 15 प्लस 12 27, मतलब यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू मैंने कोई भी डाली 27 से कम डालूंगी, लेट से मैंने यहाँ पे जैसे टेबल पे भी क्या लिखा हुआ है 5, तो ये वैल्यू क्या आएगी ऑटोमेटिकली, दिस वैल्यू बिकम 13, क्योंकि अगर 27 प्लस 5 दैट इज 32, 32 प्लस 13 मेरा 45 होना चाहिए, मतलब सेल और परचेज याद रखना सेम होना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज थर्ड एंट्री पे आइए, हमारा क्या है 50, 7 प्लस सॉरी 17 प्लस 5 22, 50 माइनस 22 करिए, 10 माइनस 2 8, 4 माइनस 2 28, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज का सम क्या होना चाहिए 28। तो यहाँ पे जैसे बुक में भी लिखा है 8, आप कोई भी डाल सकते थे, ठीक है 8, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बची 20, तो हमने लिख दिया 20, तीन तीन कॉलम बनाने आगे। अब लास्ट टू एंट्रीज को ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइमरी इनपुट्स। देखिए जब भी हम प्राइमरी इनपुट्स की बात करते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ये हमारे पास क्या है, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां से सबसे पहला तो अगर यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल डिमांड के टाइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है, तो हमारे पास एक एंट्री यहाँ पे बचेगी। अब इस एंट्री को आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले इसका एडअप करेंगे, 15, 13, 20 यहाँ पे लिख रही हूं मैं। इनको अगर आप एडअप करोगे तो आपने बुक में भी देखा होगा, इट कम्स टू बी 48। क्या आ रहा है ये, 48। अब आप एग्जाम में क्या करेंगे, अब आप इन वैल्यूज को एडअप करेंगे, 42, 45, 50, 48, ठीक है, इन वैल्यूज को एडअप करेंगे आप। जब आप इन वैल्यूज को एडअप करेंगे तो लेट से आपका क्या आता है, कैलकुलेट करिए, ये आपका आएगा 185, ठीक है, 185 आएगा। अब ये चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे आप वैल्यू कैसे लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू इसके कॉन्ट्रेरी हम कोई भी वैल्यू ऐसी डालेंगे जिसको हम एडअप करें 48 के साथ, ठीक है। जैसे पेपर वहां पे क्या लिखा है, 48 प्लस 27 लिखा हुआ है, तो 48 प्लस 27 आपकी जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से हम भी 27 लिख देते हैं, ठीक है, 27 हमने लिखा तो हमारा फाइनल आएगा 212, यही आया। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, सबसे लास्ट हमें एक ये वैल्यू बचती है और एक ये वैल्यू बचती है। अब यहाँ पे इन दो वैल्यूज को किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे 27 प्लस 48 क्या बनता है आपका, 75। यहाँ पे 75 आएगा आपका, और यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये लास्ट वैल्यू हम निकालते हैं बाय टोटलिंग 22, 16, 30, इन सबको एडअप करें और 75 से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हमारा आएगा 68। तो 68 को जब मैं 75 से निकालूंगी तो ऑटोमेटिकली 7 आएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझ आया, जब भी आप एग्जाम में टेबल बनाएंगे तो आपको पहले रोज नहीं लिखनी है हर एक, अगर आप कोई भी लिख रहे हो तो एक वैल्यू आपको रैंडम रुकनी है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके लिखनी है, सच दैट आपका सेल और परचेज क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट टेबल देखना है। जब आप इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे तो आपको एक चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे आपको वैल्यूज क्रैम करने की जरूरत नहीं है, एक या दो बार घर पे प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएगा, और जिंगन में पढ़ोगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लास देख के प्लीज एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। और एक और चीज, अब हम लोगों ने अभी क्या देखा, हमने देखा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और हमने दूसरा क्या देखा, हमने देखा इनपुट आउटपुट टेबल। तो याद रखना इन दोनों में फर्क क्या है। जब हम इनपुट आउटपुट टेबल की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन उसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हम यहाँ पे हमने नहीं बात की इनपुट्स की, हमने डायरेक्टली किसकी बात की, हमने डायरेक्टली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बात की थी, फाइनल प्रोडक्ट्स की। और ये चीज आप सोच भी सकते हैं, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें क्या दिमाग में होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पे एडअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। लेकिन इनपुट आउटपुट टेबल के अंदर हम लोग देखना क्या चाहते हैं कि किस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है दूसरे सेक्टर्स पे, हम बेसिकली ओवरऑल ये चीज देखना चाहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल पे। तो इन दोनों पे ये फर्क है, जब आप पेपर पे भी बनाएंगे या रीड आउट भी करेंगे तो ये डिफरेंसेस को दिमाग में रख के पढ़ना। तो ठीक है, यहीं तक हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। अगर आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर कोई भी आपको इश्यू आए, और जितने भी लोग आप लोग खुद आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो प्लीज थोड़े से डाउट्स पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ये टॉपिक आप लोगों के लिए वैल्यूएबल था तो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।